हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने हमेशा की तरह आज लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण खबर, एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर जिसको जानना आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोविड-19 का जब ब्रेकडाउन हुआ, जब कोविड-19 का एक आउटब्रेक हुआ पूरी दुनिया में एक महामारी के तौर पे, तो पूरी दुनिया को यह बात समझ में आई कि इसके आर्थिक प्रभाव जो है वो बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। हम सबने देखा इसके स्वास्थ्य प्रभाव जो थे वो हम सबने महसूस किए, हम सबने उनको समझा और साथ के साथ इसके आर्थिक प्रभाव जो है वो देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने, संस्थानों ने भी महसूस किए। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी थी जो जिनको कोविड-19 या उसके बाद की जो बदली हुई काम करने की परिस्थितियां हैं उनके कारण जिनका आर्थिक नुकसान जो होना शुरू हुआ उसने थमने का नाम नहीं लिया। और उस श्रेणी में अब एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम आ गया है जिसका नाम है वीवर्क। आप में से कई लोगों ने शायद इस कंपनी का नाम सुना होगा। वीवर्क जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि बहुत सारी कंपनियों को, ऑफिसों को जगह देती है काम करने के लिए। मैं आपको समझाता हूं कि इसका मॉडल क्या था। आमतौर पे क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी शुरू करता है, जैसे मान लीजिए आज आपने अपनी एक कंपनी शुरू की, आप और आपके 5 मित्र हैं या 4 मित्र हैं, आप 4-5 लोग हो, आप काम करना चाहते हो। आपको अब पहली चीज क्या चाहिए, आपको एक ऑफिस चाहिए, है ना, आपको एक ऑफिस चाहिए। अब आमतौर पे क्या होता है कि ऑफिसेस के जो रेंट होते हैं, किराए होते हैं, वो थोड़े ज्यादा होते हैं। भारत में भी है, हर जगह भी है। जिस दर पे आपको रहने की जगह मिल जाती है उस दर पे आपको ऑफिस स्पेस नहीं मिलता। ऑफिस के साथ आपको बहुत तरह की सुविधाएं चाहिए होती हैं कि वहां पे ढंग का इंटरनेट हो, प्रिंटिंग की सुविधा हो, वहां पे आपको बैठने की उचित व्यवस्था हो, उचित प्रकाश हो, ब्रेक लेने के लिए जगह हो, बहुत सारी चीजें आपको साथ में चाहिए होती हैं। तो वीवर्क का मॉडल क्या था? वीवर्क ने इस प्रकार की बहुत सारी संपत्ति दुनिया भर के 777 लोकेशंस में, बहुत सारी संपत्ति जो है वीवर्क ने ले ली। यानी कि किसी की संपत्ति थी, वीवर्क ने उसे किराए पे लिया, फिर उस जगह पे अगर कुछ इंटीरियर कराना था, कुछ वहां पे परिवर्तन करना था, कुछ अपना सेटल ठीक, अपना कुछ वहां पे ऑफिस जैसा माहौल और बेहतर करना था, तो इस तरह से वीवर्क ने उनको एक शानदार ऑफिस स्पेस में कन्वर्ट किया और उसके बाद वीवर्क उनको किराए पर देता था। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, आप हैं और आपके 4 मित्र हैं, आपकी एक छोटी सी कंपनी है, एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसको आप चलाना चाहते हैं। अब 4-5 लोगों के लिए आपको सरलता से ऑफिस नहीं मिलेगा, लेकिन वीवर्क में आपको मिल जाएगा। आप वीवर्क में प्रति सीट भी जाकर खरीद सकते हैं। मतलब मेरे ऐसे मित्र हैं जो अभी अपना स्टार्टअप कर रहे हैं और जो अकेले हैं। एक व्यक्ति है अभी अपना स्टार्टअप पे काम कर रहा है, अभी उसके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो घर से काम नहीं करना चाहता क्योंकि कई बार क्या होता है ना, घर पे काम करने का ऐसा परिवेश, माहौल नहीं मिलता। तो उसने एक व्यक्ति के लिए एक सीट जो है वीवर्क में कहीं पर ली हुई है। उसका जो भी रेंट होता है वो उस रेंट को देता है, एक सीट। आप सोच के देखिए, वरना आपको एक सीट का ऑफिस कहां से मिलेगा। लेकिन वीवर्क जो था वो आपको इस तरह के छोटे छोटे, जिस तरह की भी आपको सुविधा चाहिए, एक व्यक्ति के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए, कई बार बड़ी कंपनियां, कई बार यह होता था कि भाई कोई कंपनी थी वो खुद अपने ऑफिस नहीं खरीदना चाहती और उनको अच्छे से तैयार ऑफिस चाहिए, तो वो अपने ऑफिस वीवर्क के द्वारा ही लेती थी कि यार हम कहां इंटीरियर करते रहेंगे या हम कहां पर अपने ऑफिस स्पेस को ढूंढेंगे। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो वीवर्क से 50 लोगों के लिए, 150 लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए इस प्रकार से ऑफिस स्पेस को किराए पर लेती थी। कोरोना के पहले यह बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, दुनिया भर में स्टार्टअप का बूम था और यह प्रक्रिया जो है चलती गई। एडम न्यूमैन नाम के एक व्यक्ति इसके फाउंडर थे। एडम न्यूमैन जो है ये इसके फाउंडर थे और ये कंपनी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा व्यापार कर रही थी और आमतौर पे ये माना जा रहा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ये एक अगली बड़ी चीज है। वीवर्क जो है बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से, बहुत बड़े बड़े निवेशकों ने इसमें निवेश किया था और एक समय 2019 आते आते यह माना जाता है कि इसका वैल्यूएशन जो है वो $47 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। 1 बिलियन जो होता है 100 करोड़ होता है, यानी कि $4,700 करोड़
के आसपास इसका वैल्यूएशन माना गया था कि कंपनी की कुल वर्थ जो है वो करीब $47 बिलियन के आसपास है। उस समय कंपनी ने प्रयास किया कि हम पब्लिक चले जाते हैं, पब्लिक मतलब अपने शेयर जो हैं उनको हम शेयर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, कंपनी के अकाउंट में किस तरह की गड़बड़ियां थी, कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने किस तरह की गड़बड़ कर रखी थी, किस तरह के अनर्गल व्यर्थ खर्चे कर रखे थे, उसकी जानकारी सबको मिल गई। और उसके बाद से वी वर्क का डिक्लाइन शुरू हुआ। वी वर्क के जो फॉर्चून है, जो भाग्य है, उसमें गिरावट आनी शुरू हुई। धीरे धीरे सबसे पहले निवेशकों ने एडम न्यूमैन को निकाल दिया उस कंपनी से और कंपनी में नए सीईओ लाए गए। पहले एक सीईओ लाए गए जो भारतीय मूल के थे, उसके बाद एक दूसरे सीईओ लाए गए। तो इस प्रकार से सीईओ बदलते रहे, वो प्रयास करते रहे कि कंपनी किसी प्रकार से चलती रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 के समय बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, सभी ने लगभग, क्योंकि सभी कंपनियों ने धीरे धीरे जो वीवर्क के साथ अग्रीमेंट किए थे उन अग्रीमेंट्स को खत्म करना शुरू कर दिया और उनको रिन्यू नहीं किया। ये हुआ, हम सबने देखा कोविड के समय में हम सभी ने अपने घरों से काम किया। और कोविड के बाद क्या हुआ है कि काम करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। कंपनियों को ऐसा समझ में आ गया कि लोग घर से भी काम कर लेते हैं। लोग भी इस बात को लेकर अभ्यस्त हो गए कि यार मैं घर पे रहूंगा तो भी मैं काम कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता। तो इस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जिनको वी वर्क ने किसी ना किसी कंपनी को लीज पर दिया हुआ था या किसी मकान मालिक से, किसी लैंडलॉर्ड से वो जगह लीज पर ली हुई थी, वो लीज जो है इन्होंने अब आगे रिन्यू नहीं कराई और इनका जो राजस्व है वो राजस्व धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। किसी भी कंपनी पे बहुत तरह की देनदारियां होती है, बहुत तरह का ऋण होता है और आमतौर पे कंपनी का एक जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि अपने ऋण को चुकाने लायक पैसा उसके पास हमेशा आते रहना चाहिए। अगर कंपनी अपने स्वयं के ऋण को चुकाने लायक वित्त नहीं जुटा रही है तो उसका ऋण जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस बात को समझिए, कंपनी में घाटा होना कोई खास बड़ी समस्या की बात नहीं होती है कि अगर कोई कंपनी है, आप उसमें वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उससे कम आप कमा रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जितना आपके उधार पर ऋण है, आपके ऋण पर जितना ब्याज है, अगर आप उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं तो आपका ऋण जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये एक गंभीर समस्या की बात हो जाती है। और जब आपको ऐसा दिखने लगता है कि भाई अपने इस बिजनेस मॉडल से अब हम इस कंपनी को नहीं बचा पाएंगे, तो आप क्या करते हैं, आप दिवालियापन के लिए फाइल करते हैं, आप बैंकरप्सी के लिए फाइल करते हैं। दिवालियापन जो होता है इसका मतलब यह होता है कि आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे अभी जिनके साथ भी देनदारियां हैं उनको देने के लिए हमारे पास जो अभी संपत्ति है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिवालियापन में क्या होता है, बैंकरप्सी में क्या होता है, आमतौर पर एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अगर बैंक से पैसे लिए हैं तो सबसे पहले बैंक का ऋण दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं उनके पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर के पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद जनता के पैसे दिए जाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास अगर कुल ऋण जो है वो मान लीजिए 1000 रुपए का है, लेकिन आपके पास अगर केवल 100 ही रुपए बचे हैं तो सभी को उनके निवेश का केवल 10% ही मिलेगा। यानी कि आपकी वर्तमान संपत्तियों के आधार पर आप लोगों को उनके ऋण में वापसी मिलेगी या फिर कोई अन्य तरीका निकाला जाएगा जो इस कंपनी को चला के इसका राजस्व बढ़ाकर लोगों को उनकी देनदारियां वापस कर पाए। तो अब वीवर्क ने क्या किया है, वीवर्क ने आखिरकार न्यू जर्सी में, अमेरिका में यह फाइल कर दिया है कि अब हम इस कंपनी को इस प्रकार से नहीं चला सकते और इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। ऐसी दुनिया में बहुत बार कंपनियां हुई हैं जिनका फॉर्च्यून, जिनकी किस्मत जो है वो एकदम अर्श से फर्श पे आ गई है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से वी वर्क का नाम जो है बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि मात्र कुछ साल पहले जिस कंपनी की वैल्यूएशन $47 बिलियन के आसपास थी, जिसके जो फाउंडर थे ऐसा माना जाता था कि ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाले हैं, मात्र कुछ वर्षों के अंदर उस कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो ये हमें क्या समझाता है, ये हमको समझाता है एक तो स्टार्टअप में जो चीजें आपको दिखती हैं कई बार वो होती नहीं, ये एक सांस्कृतिक मुद्दा भी है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि स्टार्टअप में बहुत सुपरस्टार जैसे फाउंडर होते हैं जो बहुत रॉकस्टार जैसा जीवन जीते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्टार्टअप की स्थिति वैसी होती नहीं जैसा जीवन वो जी रहे हैं। और इसके अलावा परिस्थितियां जो होती हैं, जैसे कोविड-19 जैसी सिचुएशन है जिसके कारण पूरी दुनिया में काम कैसे किया जाता है उसकी परिभाषा ही बदल गई।
इसका भी आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का अन्य चीजों से क्या संबंध होता है, तो आप इस तरह का उदाहरण जरूर उसको वहां पर दे सकते हैं कि एक वीवर्क जैसी कंपनी जिसका पूरा फॉर्च्यून, जिसका पूरा भविष्य जो है वो बर्बाद हो गया, क्योंकि लोगों के काम करने की दशाएं जो है, कंडीशंस जो है वो परिवर्तित हो गई। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने के पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो हिंदी माध्यम में शुरू हो रहा है 10 तारीख से। तो अगर आप अब तक उससे जुड़े नहीं हैं तो मेरा आग्रह है कि आप उससे तुरंत जुड़ जाएं। हिंदी माध्यम के लिए 10 से हो रहा है, बाइलिंगुअल 15 से, इंग्लिश में और अंग्रेजी माध्यम का 17 तारीख से हो रहा है। और ये आप याद रखें, अगर आप मेरे नाम पे आधारित जो कोड है AJ Live, अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आप हमारी वेबसाइट या ऐप से इसको मात्र 24,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। P2I है ये बैच, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक पूरी तैयारी में आपका साथ देगा। आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी होगी। प्री अगर आप क्लियर करते हैं तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ स्टडी IQ वहन करेगा। तो अगर आप इस बैच से जुड़े नहीं हैं तो तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।